सी 236 अध्याय 236 मैं इच्छुक हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कहना कि अराजकता के पिछले राजा ने जो कुछ भी उससे कहा था, उसे जानकर ये जियाओ को कोई झटका नहीं लगा। यह गलत होगा। वह पहले से ही कुछ चीजों का अनुमान लगा सकता था, लेकिन यह जानना कि अराजकता के राजा के गायब होने से सभी अराजकता संप्रभु संतों के बीच एक गुप्त युद्ध हो सकता है, वास्तव में आश्चर्यजनक था। ये जियाओ इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका कि अराजकता संप्रभु और महान व्यक्ति बनने के बाद कितने योद्धा और जानवर खेती करना बंद कर देते हैं। अराजकता का पिछला राजा नहीं रुका। उन्होंने ये जियाओ को समझाना जारी रखा। उन्होंने ये जियाओ को बताया कि सेलेस्टियल्स के 8 छिपे हुए द्वारों के उद्घाटन के दौरान की गई एक गलती के कारण कई अराजक संप्रभु मर जाते हैं। हालांकि उनकी मृत्यु तुरंत उनकी आत्मा के पतन का कारण नहीं बनती है। राजा के पद पर आसीन होने के बाद अराजकता के पिछले राजा ने उन सर्वोच्च विशेषज्ञों की सभी आत्माओं को इकट्ठा किया जो ढहने के कगार पर थे, और उनसे अपनी विरासत को पीछे छोड़ने के लिए कहा, जिसमें उनके युद्ध कौशल, साधना तकनीक और यहाँ तक कि अनुभव भी शामिल थे। संपूर्ण जीवन काल। क्योंकि सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ जानते थे कि वे मरने वाले हैं, उन्होंने किसी को विरासत में लेने और उनका उत्तराधिकारी बनने के विचार से इनकार नहीं किया। अराजकता के पिछले राजा ने हजारों प्राचीन रूनिक स्तंभों के साथ इस रहस्यमय हॉल को बनाने में लाखों साल बिताए। प्रत्येक स्तंभ में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की पूरे जीवन भर की परिष्कृत यादें थीं। मिस्टीरियस हॉल का उद्देश्य सरल था, उपयुक्त लोगों को ढूंढना और उन्हें उन यादों को आत्मसात करने देना है। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक स्तंभ से स्मृतियों को अवशोषित कर सकता है। यह सब जानकर ये जियाओ एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे पहले, इन प्राचीन रूनिक स्तंभों की यादें निश्चित रूप से वे खजाना नहीं हैं जिसके बारे में लोटस ऑफ कैओस ने बात की थी। चूंकि यह मामला है, अराजकता के पिछले राजा की धुंधली आकृति अभी भी उसे उसका असली उद्देश्य नहीं बता पाई है। दूसरा, यदि वह किसी तरह इस हॉल का स्वामी बन सका, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे भविष्य में हजारों सर्वोच्च विशेषज्ञों का पोषण कर सकता है? तो मुझे बताओ, क्या आप इन स्तंभों में से किसी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की यादों को आत्मसात करना चाहेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अराजकता के पिछले राजा की दूर की आवाज रहस्यमय हॉल में गूंज उठी, जिससे ये जियो वापस होश में आ गया। क्या उसे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की स्मृतियों को आत्मसात करना चाहिए? अगर यह कुछ साल पहले होता, तो ये जियाओ तुरंत सहमत हो गया होता। हालांकि कई विश्वासघातों से गुजरने और किसी ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद जो शुरू से ही उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है, उसे विशेष रूप से ये जियो के लिए उसके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है, ये जियो ने किसी पर भरोसा नहीं करना सीखा। हालांकि कैओस का पिछला राजा परिष्कृत यादों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह इस बात की संभावना नहीं रख सका कि इन यादों में किसी प्रकार का जाल हो सकता है जो उसे कठपुतली में बदल सकता है, या अतीत के सर्वोच्च विशेषज्ञों की यादों को उस पर हावी कर सकता है, जिससे जन्म हो सकता है जागरूकता के लिए और अंत में उसके शरीर को जब्त करना। एक तरह से दानव सम्राट यही करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए ये जियो ने अराजकता के पिछले राजा द्वारा दिए गए प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। क्या अराजकता के पिछले राजा की धुंधली आकृति ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि ये जियो उसे अस्वीकार कर देगा? वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसे एहसास हुआ कि ये जियाओ ने वे किया है जो किसी ने भी नहीं चुना होगा। ये जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं सर्वोच्च विशेषज्ञ की यादों को आत्मसात नहीं करूंगा। क्यों अराजकता का पिछला राजा ये जियाओ की अस्वीकृति के पीछे का कारण नहीं समझ सका?
वह जानना चाहता था कि ये जियाओ ऐसी चीज क्यों नहीं पाना चाहता जिसे पाने के लिए अनगिनत लोग मर जाएं। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और समझाया, मैं किसी और के रास्ते पर नहीं चलना चाहता, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। अगर मैं अतीत के किसी सर्वोच्च विशेषज्ञ की यादों को आत्मसात कर लेता हूँ, चाहे यादें कितनी भी परिष्कृत क्यों ना हो हैं, इन यादों के अंदर के अनुभव निश्चित रूप से मुझे कई तरह से प्रभावित करेंगे, और मैं उस सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा चलाए गए मार्ग का अनुसरण कर सकता हूँ। मुझे किसी भी चीज से थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं होना है। मैं प्रभावित नहीं होना चाहता हूँ किसी भी चीज या किसी के द्वारा। फिर चाहे मुझे कोई अवसर खोना पड़े जिसके लिए अनगिनत लोग लड़ेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। इन तीन शब्दों को समझना आसान है, लेकिन अलग अलग सामग्री के साथ इनका अर्थ अलग अलग होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ के भाषण और अंत में इन तीन शब्दों के कारण धुंधली आकृति का शरीर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, जैसे उसे कोई घटना याद आ गई हो। वह अब बहुत देर तक नहीं बोला। ये जियाओ भी चुप था और उसने अपने शब्दों की व्याख्या की। बोलने के बाद जब उसने अपने कहे गए शब्दों के बारे में सोचा, तो वह गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी और उसका हृदय दृढ़ हो गया। इसी क्षण उसे पता चला कि उसने सही चुनाव किया है। मैं तैयार हूँ। अराजकता का पिछला राजा बुदबुदाया और उसके धुंधले चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी। उसने सिर हिलाया और ये जियाओ की ओर गर्मजोशी और संतुष्टि के साथ देखा। फिर उसने ये जियाओ से पूछा, तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारा नाम याद रख सकूं? बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ये जियाओ पहले तो दंग रह गए और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। शर्मिंदा मुस्कान के साथ ये जियाओ बोला, मेरा नाम लिंग शियाओलोंग है। लिंग जियाओलोंग, एक अच्छा नाम। अराजकता के पिछले राजा की धुंधली आकृति ने बुदबुदाया और फिर जोर से बोला, मुझे आपका नाम याद रहेगा, लिंग जियाओलोंग। आप बहुत अच्छे हैं, और मुझे प्रभावित करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। दूसरा व्यक्ति? दोबारा ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा क्यों है कि वे इस रहस्यमय हॉल में प्रवेश करने वाला दूसरा व्यक्ति है और अराजकता के पिछले राजा को प्रभावित करने वाला भी दूसरा व्यक्ति है? लेकिन अराजकता का पिछला राजा अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा है। वह ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में कैसे नहीं आ सकता था जो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ सकते थे? ये जो खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह पहला व्यक्ति कौन है? क्या यह वही व्यक्ति है जिसने मुझसे पहले इस स्थान में प्रवेश किया था? पहला व्यक्ति। वह बहुत अजीब थी। मैंने अपने पूरे जीवन में उसके जैसा कभी नहीं देखा, या उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उसका नाम झेवुनवांग है, लेकिन वह खुद को रानी कहलाना पसंद करती थी। हालांकि आपके विपरीत, उसने सर्वोच्च विशेषज्ञों की यादों को आत्मसात करना चुना। रानी? ये जियाओ दंग रह गया। उसे दोबारा उसका नाम सुनने की उम्मीद नहीं थी, और इस जगह पर तो और भी नहीं। क्या लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने ये जियाओ को नहीं बताया कि उसने रानी को उसकी अज्ञात जाति के कारण मुकदमे में भाग लेने से मना किया है? क्या उसने ये जियाओ को नहीं बताया कि वह अनुचित अस्वीकृति के कारण क्रोधित थी और अपने क्रोध में उसने असंख्य विमान आयामों के एक नोट को नष्ट कर दिया? यदि रानी को अस्वीकार कर दिया गया और परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया गया तो वह इस स्थान पर कैसे उपस्थित हो सकती थी? ये जियाओ समझ नहीं सका। इसके अलावा कुछ और भी था जिसने उसका ध्यान खींचा। सर्वोच्च विशेषज्ञों की यादें। ये जियाओ बुदबुदाया, क्या उसके पिछले राजा ने अभी कहा कि रानी ने सर्वोच्च विशेषज्ञों की स्मृतियों को आत्मसात कर लिया? उन्होंने सिर्फ एक सुप्रीम एक सपर्क नहीं, बल्कि सुप्रीम एक सपर्क कहा।
इसका मतलब है कि उसने कई सर्वोच्च विशेषज्ञों की यादों को आत्मसात कर लिया है। मानो यह जानकर कि ये जियो क्या सोच रहा था, अराजकता के पिछले राजा ने कहा, इसी ने मुझ पर उसके बारे में गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल आपकी तरह मैंने उसे इन स्तंभों में से किसी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की यादों को अवशोषित करने के लिए कहा था। हालांकि वह संतुष्ट नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या वे कई विशेषज्ञों की यादों को आत्मसात कर सकती है। बिल्कुल आपकी तरह मैंने उससे कहा कि कई विशेषज्ञों की यादों को आत्मसात करने से उसे फायदे की बजाय नुकसान अधिक होगा। वह उन यादों से प्रभावित हो सकती है। हालांकि उसने मुझसे कहा कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि वह अद्वितीय है और अराजकता की कोई भी चीज उसके मन, शरीर या आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। मैंने फिर भी उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। फिर भी, जैसा कि उसने कहा, वह अद्वितीय थी। वह एक खंबे के सामने बैठ गई और उस खंबे से यादें खींचने लगी। मुझे भी पता नहीं चला कि कब, लेकिन बेहद पतली धागे जैसी लताएं आगी उसके शरीर से बाहर और कई खंभों के चारों ओर लिपटा हुआ था। केवल तभी जब कुल 9 खंभे टूट गए, तब मुझे ध्यान आया कि उसने क्या किया है। जैसे ही वह बोल रहा था, धुंधली आकृति एक दिशा में 9 टूटे हुए खंभों की ओर इशारा कर रही थी। ये जियाओ ने नजर घुमाई और देखा कि वास्तव में 9 टूटे हुए खंभे थे। वह यह जानकर हैरान रह गया कि अराजकता के पिछले राजा को भी पता नहीं चल पाया था कि रानी ने कब कार्रवाई की थी। फिर, क्या तुमने उसे तुम्हारी बातें न मानने की सजा दी? क्या उसे कुछ हुआ? क्या उस पर उन यादों का असर हुआ या नहीं? ये जियाओ ने एक साथ कई प्रश्न पूछे। वह अराजकता के पिछले राजा को आहें भरते हुए सुन सकता था। धुंधली आकृति ने फिर कहा, नहीं, वे उन यादों से जरा भी प्रभावित नहीं हुई थी। जहां तक उसे सजा देने की बात है, मैंने नहीं किया। वह विशेष थी, बहुत विशेष थी, और वह पहली व्यक्ति थी जिसने इसके खिलाफ जाने का साहस दिखाया। मेरी शब्द और जैसा कि मैंने कहा, आप दूसरे स्थान पर हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीड 137 फीनिक्स ब्लड पेटल। ये जियाओ के मन में अभी भी कई सवाल थे। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, रेन युनफेंग ने कहा, चूंकि आप इन प्राचीन रूनिक स्तंभों में से एक की यादों को अवशोषित नहीं करने जा रहे हैं, तो चलिए अगले चरण पर चलते हैं। अगला चरण? ये जियाओ तुरंत सतर्क हो गया और उसने धुंधली आकृति को उत्सुकता से देखा। अराजकता के पिछले राजा, रेन युनफेंग ने आगे कहा, मैं तुम्हें कहीं भेजूंगा। फीनिक्स ब्लड पेटल की खोज करो। जब तक तुम मेरे लिए फीनिक्स ब्लड पेटल ला सकते हो, तुम्हें मेरा दूसरा परीक्षण पास करने वाला माना जा सकता है। फीनिक्स ब्लड पेटल? यह क्या है? यह पहली बार था जब ये जियाओ ये 2 शब्द सुन रहा था। वह इसे खोजने से पहले यह जानना चाहता था कि यह चीज क्या है। रेन युनफेंग ने विस्तार से बताया, फीनिक्स ब्लड पेटल एक दुर्लभ और मनमोहक जड़ी बूटी है जो खून की गर्म नदी की भीषण गर्मी में पनपती है। आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक फीनिक्स ब्लड पेटल के हृदय में झिलमिलाते तरल पदार्थ का एक छोटा भंडार निहित होता है। फीनिक्स ब्लड पेटल परिवर्तन, लचीलेपन और सीमाओं को पार करने का भी प्रतीक है। यह फीनिक्स की पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर राख से उठने की क्षमता को दर्शाता है। कायाकल्प और गहन शक्ति इसके रहस्य को बढ़ाते हुए, फीनिक्स ब्लड पेटल रात के दौरान एक सौम्य, गर्म चमक उत्सर्जित करने के लिए जाना जाता है, जो नदी में इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र को मंत्रमुग्ध कर देने वाले अंगारे जैसी चमक से रोशन करता है। जैसे ही ये जियाओ ने अराजकता के पिछले राजा के गहन शब्दों को आत्मसात किया,
धुंधली आकृति ने एक हाथ उठाया और एक इशारा किया जिसमें अपार शक्ति थी। एक पल में परिवेश बदलने और विकृत होने लगा, और ये जियाओ ने खुद को एक नए स्थानिक क्षेत्र में पहुंचा हुआ पाया। यह है एक नया स्थानिक क्षेत्र। बब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चारों ओर देखने पर यह स्थान उसके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से भिन्न था। उसे जहां भी दिख रहा था बस एक ही नजारा था। यह खून की नदी थी जो हर दिशा में फैली हुई थी। खून की नदी एक भयानक तीव्रता के साथ बहती थी। इसकी लाल सतह एक अलौकिक चमक को दर्शाती थी। हवा पूर्वाभास की भावना से बोझिल थी और वातावरण अंधकारमय ऊर्जा से गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये जियाओ वास्तव में खून की इस नदी की सतह पर तैरती एक छोटी सी चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसकी इंद्रियां जिज्ञासा और बेचैनी के अस्थिर मिश्रण से झनझना रही थीं। खून की नदी देखने में एक अवास्तविक दृश्य था। इसकी धाराएं अप्राकृतिक तरलता के साथ चलती थीं, मानो अराजकता के प्राकृतिक नियम से परे किसी शक्ति द्वारा निर्देशित हों। लाल रंग के शेड्स नाचते और बदलते रहे, जिससे लगभग सम्मोहक प्रभाव पैदा हुआ। ये जियाओ को शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था। वह अब एक ऐसे परिदृश्य का गवाह था जिसने उसकी सारी समझ को झुठला दिया था। यह किस प्रकार का स्थानिक क्षेत्र है? ऐसी जगह कैसे अस्तित्व में हो सकती है? ये जियाओ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे ही उसने अपने सामने के दृश्य का सर्वेक्षण किया, वह रक्त की इस नदी के महत्व के बारे में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या यह किसी गहरे अर्थ का प्रतिनिधित्व था? फीनिक्स ब्लड पेटल प्राप्त करने के लिए उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसका एक प्रतिबिंब? उत्तर अज्ञात रहे, लेकिन एक बात निश्चित थी, यदि वह इस जगह से दूर जाना चाहता है तो उसे फीनिक्स ब्लड पेटल की तलाश करनी होगी। इस अजीब और अस्थिर माहौल में ये जियाओ को तात्कालिकता का एहसास हुआ। स्थिति की तात्कालिकता को महसूस करते हुए ये जियाओ ने रक्त नदी की सतह के ऊपर मंडराते हुए हवा में उड़ान भरी। उसका लक्ष्य फीनिक्स ब्लड पेटल को ढूंढना था। हालांकि जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उस पर भय का भाव छा गया। रक्त की नदी सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई थी, जिससे दुर्गंध आ रही थी और एक भयावह आभा निकल रही थी जो उसके अस्तित्व में प्रवेश कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रक्त नदी की राक्षसी आभा ने उसे घेर लिया, उसके शरीर में घुसपैठ करने और उसके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की। यह एक बेचैन कर देने वाली अनुभूति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी इंद्रियों को सुलझाने का प्रयास कर रही हो। जवाब में ये जियाओ ने अपनी उड़ान रोक दी और सहज रूप से पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ, जैसे ही परम अंधकार सम्राट सूत्र उनके भीतर प्रसारित हुआ, उन्हें इस तकनीक का एक छिपा हुआ गुण मिल गया। पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता हुआ प्रतीत हुआ, जिसने उसके मूड को हल्का कर दिया और उसे रक्त नदी की राक्षसी आभा को अवशोषित करने के लिए प्रेरित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अवशोषण उसकी स्वर्गीय दानव रक्त रेखा की शक्ति को बढ़ा रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसकी ये जियाओ ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। साधना तकनीक एक मार्गदर्शक की तरह थी जिसने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को ताकत के स्रोत में बदलने में उनकी सहायता की। इस अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन ने ये जियाओ को ऊर्जा से भर दिया। जैसे जैसे वह खून की नदी के ऊपर तैरता रहा, उसने राक्षसी आभा को अवशोषित करने और अपनी स्वर्गीय दानव रक्त रेखा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। हवा एक भयानक ऊर्जा से कांपती हुई लग रही थी, लेकिन अब यह जियाओ को नियंत्रण की भावना महसूस हुई जो उसे पहले नहीं थी। चुनौतीपूर्ण माहौल कम डराने वाला हो गया और अब वह आसानी से आगे बढ़ सकता था। जैसे जैसे ये जियाओ रक्त नदी में आगे बढ़ता रहा,
उसने अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तन देखे। नदी की एक बार अशांत आभा कम हो गई, और स्थानिक क्षेत्र में राक्षसी ऊर्जा के साथ उसका संबंध वास्तव में मजबूत हो गया। और यह न केवल परम अंधकार सम्राट सूत्र के कारण, बल्कि स्वर्गीय दानव रक्तरेखा के कारण भी हुआ। अपनी प्रत्येक सांस के साथ ये जियाओ को महसूस हो रहा था कि परम अंधकार सम्राट सूत्र अपना जादू चला रहा है। थोड़े समय के बाद ये जियाओ ने परम अंधकार सम्राट सूत्र का प्रसार करना बंद कर दिया और उड़ना शुरू कर दिया। वह रक्त नदी की राक्षसी आभा को अवशोषित करना जारी रख सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में उसे यह अवसर मिलेगा। फिलहाल उनकी प्राथमिकता फीनिक्स ब्लड पेटल की लोकेशन ढूंढना था। वह यह भी जानता था कि फीनिक्स ब्लड पेटल को ढूंढना आसान नहीं होगा। आखिरकार यह उसे अराजकता के पिछले राजा द्वारा दिया गया कार्य है। यह आसान काम कैसे हो सकता है? कुछ ही समय बाद उस पर एक अजीब सी अनुभूति घर कर गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज या कोई उस पर नजर रख रहा हो। इस एहसास ने उसे बीच हवा में रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसने आसपास का निरीक्षण किया, पर्यवेक्षक के किसी भी संकेत की तलाश की, लेकिन टकटकी का स्रोत अज्ञात रहा। ऐसा लग रहा था मानो कोई छाया में छिपा हो। वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था लेकिन उनका पता नहीं लगा सका। ये जियाओ का दिल जोरों से धड़क रहा था, और वे इस भावना से उबर नहीं सका कि वे इस भयानक माहौल में अकेला नहीं था। सावधानी के साथ वह अपनी जगह पर मंडराया। उसकी निगाहें एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर टिमटिमा रही थीं। खून की नदी की हर सरसराहट और हरकत की हर झिलमिलाहट ने उसका ध्यान खींचा। ये जियाओ के इंतजार के दौरान हवा में तनाव स्पष्ट था। उसकी अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि वह किसी चीज या किसी व्यक्ति की खोज करने की कगार पर था। ऐसा लग रहा था कि खून की नदी उसके साथ साथ अपनी सांसें रोक रही थी। लाल रंग की धाराएं उस पल की अनिश्चितता को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उनके प्रयासों के बावजूद ये जियाओ की खोज से कोई प्रत्यक्ष परिणाम नहीं मिला। देखने वाले छिपे रहे, उनके इरादे अभी भी रहस्य बने हुए थे। यह एक निराशाजनक एहसास था, और ये जियाओ को जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण महसूस हुआ। मुझे कौन देख रहा होगा और उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसे जैसे क्षण आगे बढ़ते गए, ये जियाओ को एक निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय जारी की और एक बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लिया। यहाँ तक कि अपने मजबूत दिव्य ज्ञान के साथ भी वे वास्तव में पूरी रक्त नदी को कवर करने में असमर्थ था, और इससे भी अधिक, वे उस व्यक्ति का पता लगाने में असमर्थ था जो उसे छाया से देख रहा था। जब ये जियाओ रहस्यमय पर्यवेक्षक के बारे में सोच रहा था तो उसका दिमाग सवालों से भर गया। मुझे कौन देख रहा होगा? वह जोर से बड़बड़ाया। उसकी आवाज भयानक वातावरण में गूंज रही थी। देखे जाने की भावना ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था, और वे इसके पीछे की सच्चाई को उजागर करने की इच्छा से बच नहीं सका। वे मुझ पर नजर क्यों रख रहे हैं? उसने सोचा। चिंतन में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अज्ञात पर्यवेक्षक के इरादे एक पहेली बने रहे। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनकी खोजों का कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे उनमें साजिश की भावना बढ़ती गई। उसके भीतर निराशा और जिज्ञासा घुल मिल गई और आखिरकार उसने एक निर्णय लिया। उसकी आंखें हल्की सफेद चमक से चमक उठीं, और उसने सांस लेते हुए एक वाक्यांश बुदबुदाया। भ्रम की आंखें। यह दूसरी बार था जब ये जियाओ अराजकता में अपने पुनर्जन्म के बाद अपनी भ्रम की आंखों का उपयोग कर रहा था। वह अंधेरे में छिपे दुश्मन को धोखा देने के लिए अपनी भ्रम की आंखों का उपयोग करना चाहता था। जैसे ही उसने भ्रम की आंखों का प्रयोग किया, वह अपने स्थान से दूर चला गया। भले ही वह दूर चला गया,
एक व्यक्ति जो बिल्कुल ये जियाओ जैसा दिखता था, उसे अभी भी अपने पिछले स्थान पर तैरते हुए देखा जा सकता था। उत्सुकता से चारों ओर देख रहा था, जैसे कि वह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। यह दूसरा ये जियाओ निसंदेह एक भ्रम था। जहां तक हकीकत की बात है तो वह खून की नदी से भरे इस स्थानिक क्षेत्र में मौजूद हर किसी की नजरों में अदृश्य हो गया। इस तरह ये जियाओ ने दुश्मन को खत्म करने की योजना बनाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश साइट मैप दान करें सी 238 अजीब प्राणी अध्याय 238 अजीब प्राणी। जैसे ही ये जियाओ हवा में तैरने लगा, वह छिपी हुई उपस्थिति जो उसे देख रही थी अंततः प्रकट हो गई। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जियो ने जो भ्रम पैदा किया था वह अपनी जगह से ज्यादा हिल नहीं पाया और केवल आसपास के वातावरण को उत्सुकता से देखता रहा। अंधेरे में छिपी छाया ने सोचा कि वह कुछ खास नहीं है और उसने कार्यवाही की। नदी का पानी उबलने लगा और एक आकृति उभरी। जिस दृश्य ने ये जियाओ का स्वागत किया वह अप्रत्याशित था, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके पैरों के नीचे खून की नदी उसके आश्चर्य पर प्रतिक्रिया करती प्रतीत हो रही थी। खून की लाल धाराएं उबल गईं, बुलबुले और लहरें बनने लगीं जो उसके भीतर की उथल पुथल को प्रतिबिंबित कर रही थीं। यह एक तनाव से भरा क्षण था जब अज्ञात उपस्थिति का असली रूप सामने आया। अचानक एक हड़ताली सांप की तरह एक विशाल काला तंबू उबलती नदी से बाहर निकला। टक्कर भयंकर और तेज थी। ये जियाओ के शरीर में इतनी जोर से टकराई कि वह हवा में उछल गया। झटका लगते ही वह हांफने लगा। उसका शरीर अपना संतुलन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि यह महज एक भ्रम था जो ये जियो ने बनाया था। इस भ्रम को तोड़ना इतना आसान नहीं था। भ्रम वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति की तरह ही प्रतिक्रिया करता है। कोई भी देख सकता था कि प्रभाव की अनुभूति भ्रम ये जियो के माध्यम से तरंगित हो गई, जिससे उसे एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट करनी पड़ी, इससे पहले कि यह एक ऐसे चेहरे में बदल जाए जो एक असहनीय दर्द को सहन कर रहा हो। यह भ्रम दिखा जैसे कि अप्रत्याशित हमले ने उसे चौंका दिया था, जिससे वह लड़खड़ा गया और अराजक स्थिति में अपनी स्थिति वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये जियो बहुत दूर से सब कुछ देखकर भी आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह स्वीकार करना होगा कि भ्रम की बात तो दूर, अगर वह व्यक्तिगत रूप से वहां होता तो भी उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती। उस समय उसे टेंटेकल से अविश्वसनीय क्षति उठानी पड़ेगी। हमले से स्तब्ध ये जियाओ के दिमाग में स्थिति को समझने की होड़ मच गई। यह कौन सा प्राणी था जो उसकी माया पर अचानक हाथ लगाकर बैठ गया था? इसने हमला करने के लिए यही क्षण क्यों चुना? जैसे जैसे उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, उसने पाया कि उसका भ्रम हमले के भौतिक परिणामों से जूझ रहा है। जैसे ही वह हवा में गिरा, दुनिया भ्रम ये जियो के इर्द गिर्द घूम गई। प्रभाव की गूंज अभी भी उसके शरीर में गूंज रही है। उसने अपने दांत बींच लिए और दृढ़ निश्चय किया कि वह हमले के आगे नहीं झुकेगा। अपनी हर शक्ति से उसने अपने शरीर को स्थिर होने के लिए मजबूर किया, उस बल का मुकाबला करते हुए जिसने उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। टकराव आश्चर्य से चुनौती में बदल गया था। जैसे ही ये जियाओ का भ्रम फिर से संतुलित हुआ, उसकी नजर उसके सामने तंबू पर टिक गई। आखिरकार उसने तंबू का असली शरीर देखा। यह वैसा कुछ नहीं था जैसा ये जियाओ ने अनुमान लगाया था। टेंटेकल का असली शरीर आश्चर्यजनक रूप से आधा राक्षसी और आधा समुद्री था। ऊपरी शरीर पूरी तरह से एक राक्षस का काला शरीर था, जबकि निचला शरीर एक ऑक्टोपस का शरीर था। रक्त नदी की सतह पर कई तंबू लहराते देखे जा सकते थे।
पापा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, ये जियाओ बिल्कुल इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इस प्राणी ने अपना शरीर प्रकट किया, उसके द्वारा बनाया गया भ्रम गायब हो गया, जिससे प्राणी एक भ्रमित अभिव्यक्ति प्रकट करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपने होश में वापस आ पाता, ये जियाओ ने प्राणी के ठीक सामने टेलीपोर्ट किया और एक ब्लेड प्राणी के दिल में घुस गया। CRHZZZZ प्राणी कान भेदी आवाज में चिल्लाया, जिससे ये जियाओ हवा में बहुत दूर उड़ गया। ये जियाओ के कानों से खून बह निकला, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। हवा के बीच में संतुलन बनाने के बाद ये जियाओ ने प्राणी को देखा। इन्फिनिटी एज ब्लेड से प्राणी के दिल में छेद हो गया था और प्राणी बहुत दर्द में लग रहा था। ये जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जैसे ही वे आगे बढ़ने वाला था, उसे कुछ नजर आया। वह इन्फिनिटी एज ब्लेड द्वारा प्राणी के रक्त को अवशोषित करने की खोज से आश्चर्यचकित रह गया। बहुत कम चीजें इन्फिनिटी एज ब्लेड की आंखों में प्रवेश कर सकती हैं और उन चीजों को निगल सकती हैं। उनमें से कुछ चीजें एबिसल एनर्जी और सोर्स यूनिवर्स के स्रोत हैं। यह पहली बार था जब ये जियाओ इस ब्लेड को किसी प्राणी के खून में दिलचस्पी लेते हुए देख रहा था। भले ही प्राणी का हृदय इन्फिनिटी एज ब्लेड से छेदा गया था, फिर भी वह नहीं मरा। देखा जा सकता है कि इस जीव की जीवटता कितनी कठोर है, और चूंकि वह प्राणी मरा नहीं था, इसलिए उसे हृदय विदारक पीड़ा का अनुभव हो रहा था। यह दर्द इन्फिनिटी एज ब्लेड की भक्षण प्रक्रिया से आया है। जीव को महसूस हुआ कि इन्फिनिटी एज ब्लेड तेजी से उसका खून निगल रहा है, जिससे उसकी सांसें कमजोर हो गई हैं। बहुत जल्द खून की कमी के कारण प्राणी मर गया। इन्फिनिटी एज ब्लेड ने उसे चूस कर सुखा दिया था। उसकी मृत्यु के बाद जीव नीचे डूब गया। इन्फिनिटी एज ब्लेड अपने आप ही प्राणी के शरीर से बाहर आ गया और जहरीली हरी रोशनी से चमकने लगा। यह हरी रोशनी किसी को भी जहर देने में सक्षम लग रही थी। बजना जैसे ही इन्फिनिटी एज ब्लेड ये जियों के सामने उड़ी और तेजी से कंपन हुई, हवा में एक धात्विक ध्वनि गूंजी। यह ये जियाओ को अपना उत्साह दिखा रहा था। अपने संबंध के माध्यम से ये जियो महसूस कर सकता था कि इन्फिनिटी एज ब्लेड कितना उत्साहित था और वे इस प्रकार के प्राणी के खून को और अधिक निगलना चाहता था। ये जियाओ ने इन्फिनिटी एज ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ रखा था और धीमी आवाज में बुदबुदाया, चलो अपनी यात्रा जारी रखें। मैं तुम्हें उन सभी प्राणियों का खून पीने दूंगा जो मुझे रोकने आएंगे। इन्फिनिटी एज ब्लेड ने अपना उत्साह दिखाने के लिए और भी अधिक तीव्रता से कंपन किया। फिर यह प्रकाश की किरण में बदल गया और ये जियाओ के बाएं हाथ में प्रवेश कर गया, जिससे उसके बाएं हाथ की पीठ पर एक ब्लेड टैटू बन गया। पापा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ ये जियो ने एक बार फिर अपनी यात्रा जारी रखी। उसका लक्ष्य अभी भी फीनिक्स ब्लड पेटल की खोज करना था। यह एकमात्र ऐसी चीज हो सकती है जो उसे सीधे उस खजाने तक ले जा सकती है जिसे लोटस ऑफ कैओस ये जियो प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही ये जियाओ ने उड़ान भरी, उसे एक बार फिर वही अनुभूति हुई जैसे कोई उसे अंधेरे से घूर रहा हो, और पहले की तरह वह अपनी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय से भी किसी का पता नहीं लगा सका। अंत में ये जियो ने वही तरीका दोहराया। उसने सबसे पहले अपने बारे में भ्रम पैदा करने के लिए अपनी भ्रम की आंखों का उपयोग किया, जबकि असली चीज छाया की अवलोकन करने वाली आंखों से गायब हो गई। जब वे आधी राक्षसी और आधी समुद्री आकृतियां उसे मारने के लिए प्रकट हुईं, तो ये जियाओ ने उन्हें मार डाला। बेशक उसने उन्हें मारने के लिए इन्फिनिटी एज ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे इन्फिनिटी एज ब्लेड उनका खून निगल गया। इन्फिनिटी एज ब्लेड को आकर्षित करने के लिए उनके खून में क्या है ये जियाओ सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह उत्तर जानना चाहता था, हालांकि
वह जानता था कि इन्फिनिटी एज ब्लेड उसे उतर नहीं देगा। हालांकि इसमें एक आत्मा है, इसने कभी उससे बात नहीं की। ये जियाओ ने अपनी यात्रा जारी रखी और रास्ते में उसे ऐसे कई प्राणियों का सामना करना पड़ा। अंत में इन्फिनिटी एज ब्लेड को उन सभी हत्याओं से लाभ हुआ। एक अज्ञात समय के बाद ये जियाओ एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुंचे। खून की पूरी नदी बह रही थी। हालांकि ये जियाओ अब जिस स्थान पर आया वह वास्तव में बहुत शांत था। इसने इस जगह को खून की पूरी नदी से बहुत अलग बना दिया। इस जगह क्या है, ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। खून की बहती नदी के बीच में एक शांत जगह थी जो अलग दिख रही थी। यह अराजकता के बीच एक शांत द्वीप जैसा था। नदी की लाल लहरें इस स्थान से बचती थीं, जिससे यह शांतिपूर्ण हो जाता था। यहाँ पानी शांत था, केवल हल्की लहरें थीं। यहाँ हवा अलग अलग महसूस हुई, जैसे किसी अलग दुनिया की कोई प्राचीन जगह हो। बहते खून की सामान्य तेज आवाज दूर तक थी, उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। ऐसा लगा मानो इस विशेष क्षेत्र में समय धीमी गति से चल रहा हो। अगर कोई बारीकी से देखे तो यह जानकर हैरान रह जाएगा कि इस शांत जगह में पानी की सतह कठोर थी, जैसे कि वे ठोस पदार्थों से बनी हो। हालांकि कोई अभी भी वहां खून देख और महसूस कर सकता है। खून की दुर्गंध अब भी थी। यदि कोई इस स्थान पर कदम रखता है तो सतह पर पानी जैसी लहरें उठेंगी। हालांकि सतह अभी भी ठोस है। इन चीजों ने इस जगह को बेहद अजीब बना दिया। ठोस लाल सतह लाल जमीन जैसी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वास्तव में इसकी सतह से सीधे नदी तल में खुदे हुए अजीब पैटर्न देख सकता है। यह जानना होगा कि नदी में पानी की जगह खून भरा था। इस नदी में कुछ इंच गहराई तक देखना भी असंभव था। हालांकि इस स्थान पर कोई भी वास्तव में सीधे नदी के तल को देख सकता है। नदी के तल में अजीब पैटर्न लाल रोशनी से मंद चमक रहे थे और जटिल लग रहे थे। और ये लाल बत्तियां वास्तव में लगातार घूम रही थीं। यह लगभग ऐसा था जैसे इस जगह का अपना एक गुप्त जीवन था। नदी के तल पर अलग अलग आकार और माप की छोटी छोटी चट्टानें बिछी हुई हैं। कुछ बहते खून से चिकने थे, जबकि कुछ खुरदरे और नुकीले थे। इन चट्टानों पर काई उगी हुई थी, जो हल्की चांदी जैसी रोशनी से चमक रही थी। इस रोशनी ने उस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश साइट मैप दान करें सीड 139 अध्याय 239 फीनिक्स ब्लड पेटल प्राप्त करना। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नदी तल के सीधे इस शांत स्थान के मध्य में कुछ अद्भुत था। यह फीनिक्स ब्लड पेटल था। वहां केवल एक ही पंखुड़ी थी, और यह चमकदार लाल पंखुड़ी नदी के तल से 1 मीटर ऊपर लटकी हुई थी, जो एक अजीब तरीके से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह अपने चारों ओर की तेज धाराओं से अछूता है। इस पंखुड़ी में एक विशेष शक्ति थी जिसका विरोध करना कठिन था। खून की नदी की गहराई में होने पर भी यह स्थान सुरक्षित आश्रय के समान था। यह खून की अराजकता के बीच एक शांत जगह थी, जहां फीनिक्स ब्लड पेटल विकसित हुआ था। ये जियाओ की यात्रा उसे यहाँ तक ले गई, जहां उसे अपने लिए इन विशेष पंखुड़ियों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये जियाओ ने सावधानी से खून की नदी के बीच शांत क्षेत्र में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने यहाँ कदम रखा, उन्हें तुरंत आसपास के माहौल में बड़ा बदलाव महसूस हुआ। रक्त नदी की राक्षसी आभा और रक्त की दुर्गंध गायब हो गई। यहाँ हवा अलग, शांत और कम दमनकारी महसूस हुई। उसने पानी की सतह पर भी इस तरह कदम रखा जैसे वे एक ठोस जमीन पर कदम रख रहा हो। केवल पानी की लहरें बन रही थीं। बस इतना ही।
यह ग्लैमरस है। ये जियाओ ने नदी के तल पर चमकते पैटर्न को देखकर बुदबुदाया, जैसे कि प्राचीन प्रतीकों में किसी प्रकार की गुप्त शक्ति होती है। जैसे ही उसने देखा, उसकी नजर नदी के तल से कुछ ही दूरी पर धीरे धीरे तैरती हुई जीवंत लाल फीनिक्स ब्लड पेटल पर पड़ी। ये जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सहज रूप से जान गया कि यह फीनिक्स ब्लड पेटल है जिसे वह प्राप्त करना चाहता था। यह वास्तव में विशेष था, और यहाँ तक कि जिस स्थान पर यह स्थित था वह भी विशेष था। मुझे यहाँ कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, इस विचार को मन में रखते हुए ये जियो ने तुरंत फीनिक्स ब्लड पेटल के ठीक सामने टेलीपोर्ट किया। उसने खून की नदी के अंदर गोता लगाने और धीरे धीरे फीनिक्स ब्लड पेटल के पास जाने से परहेज किया। जब वह फीनिक्स ब्लड पेटल के सामने था, तो उसकी सांसें आसान और अधिक आरामदायक होगी। अपना हाथ उठाकर वह फीनिक्स ब्लड पेटल के पास पहुंचा। पंखुड़ी के पास जाकर उसे पंखुड़ी से निकलने वाली सुखद गर्मी महसूस हुई। यह पंखुड़ी एक सुरक्षात्मक ऊर्जा से घिरी हुई प्रतीत होती थी जो उन्हें प्रचंड धाराओं से सुरक्षित रखती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां एक पंखुड़ी की चिकनी सतह से टकराईं और उसे अपने अंदर जीवन शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सावधान हाथों से उसने बिना किसी समस्या के फीनिक्स ब्लड पेटल को पकड़ लिया। ये जियाओ को फीनिक्स ब्लड पेटल से शांति से भरी बेहद शांत ऊर्जा महसूस हो सकती थी। वह उनकी सुंदरता और इस ब्लड पेटल की शांत ऊर्जा से आश्चर्यचकित था। यह सचमुच बहुत सुंदर है, ये जियाओ ने बड़बड़ाया और फिर पंखुड़ी को अपनी स्थानिक अंगूठी के अंदर रख दिया। बकवास, ये जियाओ ने जोर से शाप दिया और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही फीनिक्स ब्लड पेटल गायब हुआ, अजीब पैटर्न विनाशकारी रोशनी के साथ इकट्ठा हो गया, जो इस जगह को उड़ाने के लिए तैयार था। अगले ही पल ये जियाओ मीलों दूर खून की नदी के ऊपर हवा में दिखाई दिया और इस दुनिया के विनाश को देखा। बूओम ब्लड नदी की गहराई में एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे सुनामी आ गई। खून खौल उठा और हर दिशा में बहने से पहले आकाश में विशाल लहरें उठीं। सुनामी के जन्म के साथ ही ये जियाओ को महसूस हुआ कि अंतरिक्ष ही ढह रहा है। यह दुनिया, यह क्षेत्र, यह स्थानिक क्षेत्र बहुत तेज गति से ढह रहा था। इससे पहले कि ये जियाओ प्रतिक्रिया दे पाता, सुनामी पहले ही उस तक पहुंच चुकी थी। वह बिना कुछ सोचे ये जियाओ एक बार फिर दूर चला गया। उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या करना है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि इस जगह को जिंदा कैसे छोड़ा जाए। लानत है, ये जियाओ ने शाप दिया और चिल्लाया, मैंने पहले ही फीनिक्स ब्लड पेटल प्राप्त कर लिया है, मुझे इस जगह से बाहर लाओ। ये जियाओ कुछ आशा के साथ चिल्लाया। वह उम्मीद कर रहा था कि अराजकता का पिछला राजा उसे देख रहा होगा। यदि ऐसा मामला है, तो यदि रेन युनफेंग ने कार्यवाही की, तो वे ये जियो को इस स्थानिक क्षेत्र से बाहर ला सकते हैं जिसने पहले ही किसी कारण से अपना विनाश शुरू कर दिया है। शायद इसकी वजह फीनिक्स ब्लड पेटल को उसके मूल स्थान से हटाया जाना है। इसके अलावा ये जियाओ किसी स्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार उसी क्षण यह स्थिति उत्पन्न हुई। है पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन में कहाँ हूँ, यहाँ क्या हो रहा है। ये जियाओ को अभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था, लेकिन एक अन्य व्यक्ति अचानक उससे बहुत दूर नहीं आया। यह व्यक्ति कहीं से भी इस स्थान पर प्रकट हुआ, मानो उसे किसी व्यक्ति या किसी चीज ने किसी उद्देश्य से यहाँ टेलीपोर्ट किया हो। ये जियाओ अपने समय में असंख्य विमान आयामों के अंदर कई नए स्थानिक क्षेत्रों में गया था, इसलिए उसे नहीं पता कि क्या इस व्यक्ति को राजा रेन युनफेंग द्वारा यहाँ भेजा गया था या क्या वह ऐसे खतरनाक क्षण में यहाँ टेलीपोर्ट हुआ था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हान जियांग था। जब हान जियांग इस स्थान पर दिखाई दिए,
तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके नीचे आसमान में उबलती नदी है और आसमान विशाल लहरों से ढका हुआ है। वह पूरे स्थानिक क्षेत्र को हिंसक रूप से कांपते हुए, धीरे धीरे ढहते हुए, विनाश की एक स्पष्ट प्रक्रिया से गुजरते हुए महसूस कर सकता था, जहां अंतरिक्ष भी धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ घंटे पहले विशाल काले और सफेद रेगिस्तान में हान जियांग की थकी हुई आकृति दूर से देखी जा सकती थी जब वह इंग्लिस्तान की ओर वापस जा रहा था। प्रत्येक कदम के साथ वह राहत की भावना रखता था। इंग्लिस्तान को उसके चमकीले रंगों से देखता था जो उसके चारों ओर की नीरसता के विपरीत था। रंगीन इंग्लिस्तान को देखते हुए उसने गहरी आह भरी और अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ बुदबुदाया, यह इंग्लिस्तान वास्तव में एक स्वर्ग है। फिर से आह भरते हुए हान जियांग ने बुदबुदाया, मैं कई जगहों पर गया हूँ, इस रंगहीन रेगिस्तान में एक अज्ञात क्षेत्र को कवर किया है। हालांकि मुझे इस इंग्लिस्तान जैसी दूसरी जीवंत जगह कभी नहीं मिली। इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे इस श्वेत श्याम दुनिया में एकमात्र रंगीन जगह बनाता है। जैसे ही हान जियांग गहराई से सोच में था, अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। झील की गहराई से निकली अचानक चमक से शांत इंग्लिस्तान चकनाचूर हो गया, मानो प्रकाश से भस्म हो गया। हान जियांग उस शानदार रोशनी में घिर गया और हवा में गायब हो गया। केवल उसके भ्रमित विचारों की प्रतिध्वनि रह गई। ऐसा लग रहा था कि आसपास का वातावरण उनकी सांसें रोक रहा है। हवा शांत है और अनिश्चितता की आभा से भरी हुई है। कभी शांत रहने वाले इस इंग्लिस्तान में अब रहस्य का माहौल है। इसके जीवंत रंग काले और सफेद दुनिया की कठोरता के विपरीत हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हैरान कर देने वाले गायब होने के बीच काला और सफेद रेगिस्तान उत्तरों से रहित चुप खड़ा था। माहौल सवालों से भर गया जो हान जियांग के मन के भीतर के भ्रम को प्रतिबिंबित कर रहा था, क्योंकि उसने खुद को एक नए क्षेत्र में पाया था, उस इंग्लिस्तान से अलग होकर जिसमें उसने सांत्वना मांगी थी। जिन जीवंत रंगों ने एक बार उसे मोहित कर लिया था, उनकी जगह लाल रंग में डूबे एक अपरिचित विस्तार ने ले ली थी। जैसे ही हान जियांग अपने नए परिवेश में समायोजित हुआ, वह अगले ही पल यह जानकर चौंक गया कि जिस नए स्थानिक क्षेत्र में वह दिखाई दिया वह वास्तव में विनाश के कगार पर था। अंतरिक्ष ढह रहा था और यह दुनिया भी। वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या उसे मरने के लिए ही यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। मैं लगातार 7 दिनों तक उस इंग्लिस्तान के पास रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने झील में स्नान किया, बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उन्हें खाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों है कि जैसे ही मैं वापस लौटा, मुझे अचानक यहाँ टेलीपोर्ट किया गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे मरने का समय आ गया है? हान जियांग बुदबुदाया और बहुत उदास लग रहा था। वह पहले ही असंख्य विमान आयामों से बाहर जाने में विश्वास खो चुका था। वह 5 साल से अधिक समय तक असंख्य विमान आयामों में फंसे रहे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। हालांकि उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई, लेकिन जब वह असंख्य विमान आयामों को भी नहीं छोड़ सका तो ताकत की बात ही क्या की जाए। और अब वह यहीं इस स्थान पर अपनी मृत्यु का सामना कर रहा था। तो आप कौन हैं? जैसा कि हान जियांग पहले से ही अपनी मृत्यु की कल्पना कर रहा था, उसने अचानक अपने पीछे एक उत्सुक आवाज सुनी। वह चौंक गया और कुछ मीटर पीछे हट गया। वर्षों तक स्थानिक क्षेत्रों में रहते हुए, अज्ञात खतरों का सामना करते हुए, उन्होंने पहले ही हमेशा सतर्क रहना सीख लिया था। मौत का सामना करते समय यह सिर्फ सतर्क रहने का एक क्षण था। हान जियांग को उम्मीद नहीं थी कि कोई चुपचाप उसके पीछे आ जाएगा। जब वह कुछ दूरी पर पीछे हट गया, तो उसने ये जियाओ को देखा। फिर उसने ढहती दुनिया को देखा और फिर ये जियाओ को देखा। आप कौन हैं? हान जियांग ने उत्सुकता से पूछा।
मेरा नाम लिंग जियाओ लुंग है। ये जियाओ मुस्कुराए और बदले में पूछा, और मैं तुम्हें क्या कहूँ। हान जियांग ने सदमे में अपनी भौं उठाई और चिल्लाया, लिंग शियाओ लुंग, मुझे मत बताओ कि आप सुबह के सितारों की भूमि से इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लिंग शियाओ लुंग हैं। अब ये जियाओ के लिए यह आश्चर्य की बात थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो उसे जानता हो। आप मुझे जानते हैं? ये जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। हान जियांग ने अब पुष्टि की है कि ये जियाओ वास्तव में इल्यूसरी स्पिरिट गेट से लिंग शियाओलुंग है। उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले वे और उसका भाई सन चांग इल्यूरी स्पिरिट गेट के पूर्वजों की कब्र को लूटने की योजना बना रहे थे, और अब वह यहाँ इस भूले हुए स्थान में फंस गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें सीड 140 अध्याय 240 हान जियांग को बचाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हान जियांग ने सदमे में अपनी भौं उठाई और चिल्लाया, लिंग शियाओलुंग, मुझे मत बताओ कि आप सुबह के सितारों की भूमि से इल्यूसरी स्पिरिट गेट के लिंग शियाओलुंग हैं। ये जियाओ को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी जो उसे जानता हो। आप मुझे जानते हैं? ये जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। अपना सिर हिलाते हुए हान जियांग बोला, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरा नाम हान जियांग है, और कुछ साल पहले जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मैं भी सुबह के सितारों की भूमि पर था। सुबह के सितारों की भूमि में? इन शब्दों ने ये जियाओ का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कुछ दिलचस्पी से पूछा, तो आप सुबह के सितारों की भूमि से नहीं बल्कि किसी अन्य भूमि से हैं? हाँ, मैं अपने भाई सेन चांग के साथ एक अलग देश से आया था। हालांकि सुबह के सितारों की भूमि पर हमारे आगमन के कुछ ही समय बाद कुछ हुआ और मैं असंख्य विमान आयामों में पहुंच गया। जब हान जियांग ने अपने अच्छे भाई के बारे में बात की तो उसने आप भरी। वह नहीं जानता कि सेन चांग इस समय कैसा कर रहा है। वह अपने अच्छे भाई से बुरी तरह मिलना चाहता था, हालांकि वह असहाय था। ये जियाओ की दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने फिर पूछा, आप सुबह के सितारों की भूमि पर क्यों आए? क्या आप विशेष रूप से किसी चीज के लिए आए हैं या बस यूं ही मेरी भूमि पर आ गए? दरअसल मैं और मेरा भाई सेंचेज दुर्घटनावश सुबह के सितारों की भूमि पर पहुंच गए। हमने कभी भी आपकी भूमि पर आने का इरादा नहीं किया था। वास्तव में हमने कभी अपनी भूमि भी नहीं छोड़ी। हालांकि एक अजीब खजाने के कारण हम समाप्त हो गए। सुबह के सितारों की भूमि पर टेलीपोर्ट किया गया, हान जियांग ने समझाया। ये जियाओ ने सिर हिलाया और फिर कुछ भी नहीं पूछा। अब चीजों के बारे में पूछताछ करने का समय नहीं था, अब भागने की योजना बनाने का समय था। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि इस गिरती दुनिया से कैसे बचा जाए? ये जियाओ ने हान जियांग से पूछने के बारे में सोचा। हालांकि इससे पहले कि वह पूछ पाता, हान जियांग ने अपनी आंखों में आशा के साथ उससे सवाल किया। हान जियांग इस जगह पर मरना नहीं चाहता है, और इससे भी अधिक, वे इस दुनिया के विनाश के साथ मरना नहीं चाहता है। वह जीना चाहता था। वे सेन चांग लौटना चाहता था, और वे एक बार फिर सेन चांग के साथ शक्तिशाली विशेषज्ञों की कब्रों को लूटने का अनुभव करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे इस दुनिया से भागने में मदद कर सके, इसलिए उसे उम्मीद है कि ये जियो कोई रास्ता खोज लेगा। वह बदकिस्मत था। जब उसने ये जियाओ को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह स्पष्ट था कि ये जियाओ को भी पता नहीं था कि इस दुनिया से कैसे बचना है। दुनिया ढह रही थी और ये जियाओ भागने की सोच रहा था। जब तक वे अकेला था तब तक ठीक था। उस समय, यदि ज्यादा नहीं,
तो वे एक दुनिया के अंत तक तूफान में फंसने से बचने के लिए बस अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग जारी रख सकता था और मौका मिलने पर सीधे अराजकता की ऊर्जा से भरे अराजकता के शून्य में टेलीपोर्ट कर सकता था। उसके बाद उसने अपने शरीर में उग्र ऊर्जा का एक भी कतरा भी प्रवेश किए बिना सुरक्षित रूप से भागने का एक और विचार सोचा होगा। ये जियाओ ने पहले ही उन्मादी कैओस एनर्जी द्वारा लाए गए दर्द का अनुभव कर लिया था और चूंकि वे पहले ही एक बार इससे निपट चुका था, इसलिए वे निडर कैओस एनर्जी से फिर से निपटने में कम से कम 50% आश्वस्त था। और उसके दाहिने सीने पर चमगादड़ का टैटू भी था। इस टैटू से भी उन्हें काफी मदद मिली। हालांकि ये जियाओ बाद में बेहोश हो गया और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बेड के टैटू ने उसके चारों ओर घूम रही सभी उन्मादी अराजकता ऊर्जा को निगल लिया है, लेकिन कम से कम उसे पता था कि इस टैटू ने उसे अपनी अराजकता ऊर्जा को उसी लय में प्रसारित करने में बहुत मदद की, जैसे कि पागल अराजकता ऊर्जा और अंततः हल करने में समस्या। हालांकि अब जब हान जियांग भी यहाँ था, ये जियाओ को नहीं पता था कि क्या करना है। वह अपनी सुरक्षा की 100% गारंटी भी नहीं दे सकता था। वह हान जियांग को भी कैसे बचा सकता था? सबसे सुरक्षित विकल्प हान जियांग की अनदेखी करना था। हालांकि ये जियाओ की नैतिकता ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। चूंकि हान जियांग पहले से ही उसके साथ यहाँ फंसा हुआ था और असहाय भी था, इसलिए ये जियाओ ने उन दोनों की जान बचाने के लिए एक उपाय सोचने का फैसला किया। टेलीपोर्ट। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह देखते हुए कि विनाश बड़ा होता जा रहा था और इसका प्रभाव उन तक पहुंचने वाला था, ये जियाओ ने हान जियांग का कंधा पकड़ लिया और गायब हो गया, एक अलग जगह पर फिर से प्रकट हुआ। हान जियान आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली। साथ ही उसने अपने दिल में बुदबुदाया, जैसा कि उसकी भूमि के आशीर्वाद से पैदा हुए किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। वह सामान्य कृषकों से स्वाभाविक रूप से भिन्न है। ये जियाओ नहीं रुके, उन्होंने जरूरत पड़ने पर टेलीपोर्ट करना जारी रखा। हालांकि इस दुनिया के लगातार ढहने के साथ साथ जिन स्थानों पर वे टेलीपोर्ट कर सकते थे, वे लगातार सिकुड़ रहे थे। लगता है हम मरने वाले हैं, अब छिपने की कोई जगह नहीं है। लगभग 1 घंटे बाद हान जियांग ने चारों ओर देखते हुए बात की। वास्तव में अब टेलीपोर्ट करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जियाओ केवल अफसोस के साथ हाथ भर सका। वह अब केवल इस दुनिया के ढहने के साथ अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले अंतराल के माध्यम से अराजकता के शून्य में टेलीपोर्टिंग का जोखिम उठा सकता था। तैयार रहें, हम सीधे शून्य में टेलीपोर्ट करने जा रहे हैं। उन्मादी अराजकता ऊर्जा का एक भी कतरा अपने शरीर पर आक्रमण न करने दें, अन्यथा आप एक दर्दनाक मौत मरेंगे। कोई विकल्प न होने पर ये जियाओ ने हान जियांग को चेतावनी दी और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार था। समझा? हान जियांग ने सिर हिलाया। वह ये जियाओ का आभारी था कि उसने इस खतरनाक स्थिति में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि ऐसी स्थिति में उसके अच्छे भाई के अलावा कोई भी उसे छोड़ देता, लेकिन ये जियाओ ने ऐसा नहीं किया। यह अकेला ही हान जियांग को ये जियाओ की प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त था। ये जियाओ ने अब देरी नहीं की और तुरंत टेलीपोर्ट करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया और अंतरिक्ष में नवगठित अंतराल को लक्षित किया, अंतर को पार करने और अराजकता के शून्य में प्रकट होने का इरादा रखते हुए। हालांकि जैसे ही उसने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता को सक्रिय किया, उसे लगा कि एक रहस्यमय शक्ति ने सक्रियता को रद्द कर दिया है और फिर उसे और हान जियांग दोनों को जबरदस्ती खींच लिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और जब एक बार फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया, तो उसने खुद को हजारों प्राचीन स्तंभों से भरे हॉल ऑफ मेमोरीज में खड़ा पाया। अब वे अराजकता के पिछले राजा रिन युनफेंग की धुंधली आकृति के सामने खड़ा था।
चारों ओर देखने पर उसे हान जियांग कहीं नजर नहीं आया। हान जिनांग ये जियो पहले से ही समझ सकता था कि जिस रहस्यमयी शक्ति का उसे पहले एहसास हुआ था वह रेन यूनफेंग की थी। अंतिम क्षण में रेन यूनफेंग ने कार्यवाही की होगी और उसे यादों के हॉल में वापस लाया होगा। वह सिर्फ हान जियांग के बारे में चिंतित था। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि हान जियांग कहाँ गया है क्योंकि वे उसे वहां नहीं देख सका। उसके बारे में चिंता मत करो, उसे पहले ही उस स्थान पर भेज दिया गया है जहां उसने असंख्य विमान आयामों में प्रवेश किया था। ये जियाओ ने यह जानकर राहत की सांस ली। यह जानकर अच्छा लगा कि जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात संयोगवश हुई थी वह अब सुरक्षित और स्वस्थ है। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि हान जियांग एक शतरंज का मोहरा था जिसे रेन यूनफेंग ने ये जियों का परीक्षण करने के लिए ब्लड रिवर की दुनिया में रखा था। वह देखना चाहता था कि क्या ये जियाओ हान जियांग के अस्तित्व को नजरअंदाज करेगा या उसे बचाने का विकल्प चुनेगा, भले ही वह भी उसी खतरनाक स्थिति में था। और ये जियाओ ने बिना किसी नकारात्मक अंक के यह परीक्षा पास कर ली। उसने अकेले दुनिया से भागने की कोशिश करने के बजाय हान जियांग की मदद करने में संकोच नहीं किया। इससे रेन यूनफेंग बहुत संतुष्ट हुए। वह ये जियों को और अधिक पसंद करने लगा। लगता है इस बार यादों के हॉल में कोई काबिल शख्स आया है। दूसरी ओर ये जियो ने फीनिक्स ब्लड पेटल को निकाला और उसे धुंधली आकृति में देते हुए कहा, यह मेरे परीक्षण की वस्तु है। रेन यूनफेंग ने सिर हिलाया और बस अपना हाथ लहराया, जिससे फीनिक्स ब्लड पेटल गायब होने से पहले प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। फीनिक्स ब्लड पेटल को प्राप्त करने के लिए वह कई परेशानियों से गुजरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम फीनिक्स ब्लड पेटल की बर्बादी होगी। उन्हें यह एहसास पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय अपना मुंह बंद रखना बेहतर समझा। आखिरकार यहाँ आने का उनका इरादा लोटस ऑफ कैओस द्वारा वर्णित रेन यूनफेंग के खजाने को प्राप्त करना था। कैओस के लोटस ने उससे कहा कि चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह खजाना हासिल करना होगा। हालांकि ये जियाओ को नहीं पता कि वह खजाना क्या है, चूंकि वह खजाना अराजकता के कमल को इस तरह से व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है। वह जानता है कि खजाना बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान होगा। जिस समय का उसे इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया। रेन यूनफेंग के धुंधले चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आपने मेरी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। आप उस खजाने को प्राप्त करने के योग्य हैं जिसे मैं अपने युग के अंत से पहले खरबों वर्षों से संजो रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मुझे बताएं कि क्या आपके पास कुछ भी है जो आप चाहते हैं। आप कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन याद रखें, यदि आप कुछ मांगते हैं तो आप मेरा खजाना प्राप्त करने का अवसर खो देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।